नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कैवस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस के लिए एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, जिसका भी 16 तारीख को एग्जाम यानी कि कल एग्जाम होने वाला है, या 20 तारीख या 23 तारीख या उसके बाद होने वाला है। उसके लिए अति महत्वपूर्ण ये पेपर है, तो पूरा सॉल्व कर लीजिएगा आप सभी, और जितने प्रश्न है इसको याद कर लीजिएगा। हूबहू प्रश्न आने की संभावना है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप सभी, तो याद कर ही लीजिएगा। और 16 तारीख यानी कि कल से आपका एग्जाम शुरू है, तो जिसका कल एग्जाम है जाइए बढ़िया से एग्जाम दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल हर चीज को ध्यान में रख के एग्जाम देना है, कहीं कोई गलती नहीं करना है, और दिमाग को एकदम शांत करके एग्जाम दीजिएगा ताकि जानता हुआ प्रश्न आपको गलती ना हो। इतना सा काम जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही काम करते हैं, और आपको इनमें से कोई नहीं और इनमें से सभी, इस पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है। बात समझे? बिल्कुल बात समझे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि इनमें से कौन सा एक ऊर्जा है जो गैर परंपरागत है। देखिए, एक होता है परंपरागत ऊर्जा, एक होता है गैर परंपरागत। तो ध्यान दीजिएगा, कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, प्राकृतिक गैस, ये सभी आपका परंपरागत स्रोत का ऊर्जा है, जबकि बायोगैस जो है ये आपका क्या है, गैर परंपरागत है। देखिए, गैर परंपरागत क्या होता है आपको पता ना चाहिए, जो नए नवाचारों में खोजे गए हैं, यानी कि आधुनिक रूप से जो ऊर्जा का निर्माण किया गया है, उसी को हम सभी गैर परंपरागत श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो होता है यह आपका गैर परंपरागत ऊर्जा होता है। उसी प्रकार से पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया जो ज्वार भाटा से उत्पन्न होता है, बायोगैस हो गया, ये सभी आपका गैर परंपरागत श्रेणी का है। अच्छा, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? जैसे कह सकते हैं कि वैसी ऊर्जा जिसका उपयोग मानव प्राचीन ढंग से करते हुए आया था, उसी को हम क्या कहते हैं, परंपरागत। जैसे कि आपका लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सभी क्या है आपका परंपरागत श्रेणी का है। बात समझ गए आप सभी? बिल्कुल बात समझ गए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परंपरागत स्रोत नहीं है। तो सबसे पहले अभी बताएं कि परंपरागत स्रोत में कौन कौन सा आ जाएगा। वो जो प्राचीन समय से ही चलता आया था, जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गोबर गैस हो गया, या कह सकते हैं कि आप कह सकते प्राकृतिक गैस हो गया। तो प्राकृतिक गैस हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, खनिज तेल हो जाएगा, ये सभी आपका परंपरागत स्रोत है। जबकि भूतापीय ऊर्जा जो है ये आपका आधुनिक ढंग से जो कि उत्पादन किया गया है, यानी कि ये आपका गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आएगा। बात समझ लीजिए आप सभी, जो आपसे बिजली का उत्पादन करते हैं ताप के थ्रू एनटीपीसी में, तो वो सभी क्या है, आधुनिक ढंग से किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा सबसे कम वायु प्रदूषक होता है। तो सौर ऊर्जा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सौर ऊर्जा से बहुत ही कम प्रदूषण होता है, नहीं के बराबर प्रदूषण होता है सौर ऊर्जा से। अगला है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए, जितने भी प्रश्न हैं आप शुरू से अंत तक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल ऑथेंटिक प्रश्न लिया गया है, वही चीजें लिया गया है जो आपके पेपर में पूछा जाता है। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक आप सभी सिर्फ प्रश्न को कंप्लीट कर लीजिए। आप सभी प्रश्न पेपर में बिल्कुल आप सभी आराम से बना लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। बहुत बढ़िया से हम सारा चीज आपको पढ़ा देंगे, बस चैनल से आपसे जुड़े रहिएगा। देखिए, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है वो तापीय ऊर्जा होता है, जो कि एनटीपीसी के द्वारा जो कि आपका ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है कोयला के थ्रू। ध्यान दीजिएगा आप सभी, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की गई। बिझिनजाम में की गई थी, यह आपका केरल में पड़ता है, याद रखिएगा आप सभी, कहाँ पड़ता है, केरल में। अगला है, चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी। देखिए, अगर कल्पक्कम की बात किया जाए तो यहाँ आपका नाभिकीय ऊर्जा स्रोत की स्थापना की गई थी या संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यही सभी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में, तो ध्यान दीजिएगा। तो कल्पक्कम कहाँ पे है, तमिलनाडु राज्य में है, जो कि चेन्नई के समीप है। यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी। जितने भी नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है वो सारा बता देंगे, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो वहां सारा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका गुजरात राज्य में है, याद रखिएगा। तो काकरापार कहाँ पे है, गुजरात में। जैसे रावत भाटा कहाँ पे है, राजस्थान में। नरोरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तारापुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए, एक सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, यहाँ से आपको क्या याद रखना है ये अभी हम आपको बताएंगे।
देखिए पहला सूची में दिया हुआ है तारापुर शक्ति केंद्र, उसके बाद है रावत भाटा शक्ति केंद्र, काकरापार, उसके बाद जो है कि केंगा परमाणु शक्ति केंद्र जो है ये किस किस राज्य में है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए तारापुर जो है ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है, यानी कि आपका ए का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से रावत भाटा जो है ये आपका राजस्थान में है, यानी कि 3 का जो हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि बी का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा काकरापार ये आपका गुजरात में है, यानी कह सकते हैं कि सी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद जो है कि बच गया आपका एक केंगा, ये आपका कर्नाटक में है, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा डी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1 खोजिए आप सभी, 4 3 2 1 ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। अच्छा यहाँ से ये प्रश्न को आपको याद रखना है और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप सभी। देखिए भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? सबसे पहले आपको ये समझना है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, तो ये हुआ था 18 मई को, याद रखिएगा 18 मई 1974 को किया गया था। कहाँ पे हुआ था? राजस्थान का पोखरन नामक स्थान पे हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे? पोखरन में। अच्छा इस समय का प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी थी, याद रखिएगा। कौन थी? इंदिरा गांधी। अच्छा जो पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था, इसका कोड नाम क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था, याद रखिएगा आप सभी। क्या नाम रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। यहाँ हम सभी से क्वेश्चन पूछा है दूसरा वाला, तो ये हुआ था 13 मई 1998 को। इस समय प्रधानमंत्री था अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखिएगा आप सभी। अगला है मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा स्पुतनिक 1, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा है? स्पुतनिक 1। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था आपका राजगीर में, याद रखिएगा आप सभी। राजगीर आपका बिहार में पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? चलिए क्वेश्चन में 13 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। राइट आंसर होगा 1786 में। कब? 1786 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अक्षर वर्ण किसके संयोग से बना हुआ है? देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा क प्लस स से मिलकर बना हुआ है अक्षर वर्ण, तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला स का उपयोग नहीं होगा, षटकन वाला स का उपयोग होगा। बात समझ गए आप सभी? बिल्कुल, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अच्छा ये अक्षर जो लिखा जाता है ये कब लिखा जाता है? तो ये क के बाद लिखा जाता है अक्षर, जब आप शब्दकोश में देखिएगा हिंदी का, तो बात समझे। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किस कारक से संबंधित हैं? यह संवैधानिक संशोधन यहाँ पर बात किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर होगा कि पंचायती राज संस्थाओं में यानी कि PRI में महिलाओं का 33% आरक्षण प्राप्त करना था, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अच्छा यहाँ पर आपका पंचायती राज के बारे में आया है, तो आपको पता है कि पंचायती राज का पहला वर्णन जो किया गया था अनुच्छेद 40 में किया गया था, और कहा गया था सभी राज्य को कि पंचायती राज अपने अपने राज्य में लागू कीजिए, बट नहीं किया गया था बहुत सारे राज्य में। पहला राज्य लागू करने वाला राजस्थान का था, जो कि नागौर जिले में लागू किया गया था। दूसरा आंध्र प्रदेश बनता है। अच्छा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो आपका 73वां संविधान संशोधन को दिया गया था 1993 में, याद रखिएगा 1993 में दिया गया था। अच्छा पंचायती राज का चर्चा जो हुआ था अनुसूची 11 में किया गया था। अनुसूची 11, अनुसूची 12 जो है वो आपका नगर निगम से संबंधित है। बात समझे आप सभी। 24 अप्रैल को हम सभी पंचायती राज दिवस मनाते हैं, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। 24 अप्रैल 1993 को 74वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और सभी राज्यों है कि पंचायती राज लागू किया। और उसके बाद जो है कि त्रिस्तरीय पंचायत लागू हुआ था 3 स्तर पर, यानी कि कह सकते ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पर। स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो आपको हम कई बार बताएं कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला कौन सा? दीर्घ स्वर, दूसरा गुण स्वर, तीसरा वृद्धि स्वर, उसके बाद यन स्वर संधि, उसके बाद अयादि स्वर्ण संधि। क्या बताएं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। बात क्लियर है? अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की बात आया है, तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर को किया गया था। तो डेट को और याद रखिएगा आप सभी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाए जाते हैं? 24 अक्टूबर को। और ये कब हुआ था? 1945 में हुआ था। अच्छा, यहीं से याद रखिएगा कि इसका वर्तमान में महासचिव कौन है? महासचिव तो याद रखिएगा आप सभी एंटोनियो गुटेरेस है। क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है आपके पेपर में भी आ जाए किसी शिफ्ट में, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। लिख देते हैं एंटोनियो गुटेरेस। कौन है जी? एंटोनियो गुटेरेस है, याद रखेंगे आप सभी। बात समझ गए? आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श से प्रेरित था? तो ये आपका टीपू सुल्तान था, ध्यान दीजिएगा। कौन था? टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है कि घोड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए, इसका सही संधि विच्छेद होगा घोड़ा प्लस दौड़ होगा। तो ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? देखिए, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है यह आपका किशनगंज है, याद रखिएगा। कौन सा? किशनगंज है। अच्छा, ऐसे बताइएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होता है? मानसीराम मेघालय में होता है, याद रखिएगा। परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। अच्छा, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस शाखा से होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा से, याद रखिएगा। परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा न्यूक्लियॉन की संख्या के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? यहाँ पर टाइपिंग एरर है, यहाँ पर लिखिएगा सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। कब? 1939 में। डेट को याद रखिएगा आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में बनती है, जिसे हम सभी सरोजनी नायडू के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, जो कि 1917 में बनी थी, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है? तो ब्रह्मा प्लस अस्त्र होगा, ब्रह्मा प्लस अस्त्र होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रज्वाला चैलेंज लॉन्च किया? तो ये किया था आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय तटीय राज्य नहीं है? तो देखिए, तटीय राज्य की अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र है, तमिलनाडु भी है और गुजरात है। गुजरात का तट रेखा सबसे लंबा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का। तो तेलंगाना जो है ये आपका तटीय राज्य नहीं है, ये आपका एक स्थलबद्ध राज्य है, यानी कि लैंड लॉक राज्य है। यानी कि कह सकते हैं कि ये पूरा स्थल से घिरा हुआ है, समुद्र सीमा साझा नहीं होता है इसके साथ। लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबा है जिसका उधर अर्थात गणेश बहुब्रीहि समास होगा, अपना अर्थ छोड़कर किसी दूसरे के अर्थ को बता रहा है। ऑपरेशन पोलो निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? देखिए, अगर ऑपरेशन पोलो की बात किया जाए, देखिए अगर ऑपरेशन पोलो की बात किया जाए तो ये आपका स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद को भारत में विलय किया गया था, क्योंकि हैदराबाद भारत में विलय नहीं होना चाहता था। ये अपने आप को अलग राष्ट्र घोषित यानी कि देश घोषित करना चाहता था, जो कि इसको जबरदस्ती विलय करवाया गया और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से हुआ था। और ये कब करवाया गया? 1948 में। डेट याद रखिएगा। अगला है प्रादेशिक जारी करने कि उच्च न्यायालय की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 226 में किया गया है। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का कोड नाम क्या था? जब आपको प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध हम पढ़ाए थे तो उस समय आपको इसका लेक्चर दिए हुए थे और बताए हुए थे कि कोड नाम क्या था इसका। देखिए, हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था ये 6 अगस्त को गिराया गया था। कब? 6 अगस्त 1945 में गिराया गया था। और नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था और इसका नाम था लिटिल बॉय। याद रखिएगा आप सभी। फैटमैन नागासाकी पर गिराया गया था, बट हिरोशिमा पर जो गिराया गया था लिटिल बॉय नाम था इसका। अगला है कि प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया था? यह शिव समुद्र में स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना हुआ था 1902 में। याद रखिएगा, कावेरी नदी पर स्थापित हुआ था। कहां पे? कावेरी नदी पर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है?
तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप सही कर लीजिएगा। अभी के समय में पवन ऊर्जा सबसे अधिक उत्पादन जो कर रहा है वो आपका तमिलनाडु राज्य कर रहा है। तमिलनाडु कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है। तमिलनाडु कर रहा है अभी के समय में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा डैश की प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। तो कोयले से लगभग जो है कि फ्रेंड 67% होती है वाणिज्यिक ऊर्जा की पूर्ति। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है। तो राइट आंसर होगा कोयला। याद रखिएगा आप सभी, कोयला। कोयला जो कि आपका क्या है, ये एक आपका परंपरागत स्रोत है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना जो है ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र राज्य में है। याद रखिएगा, गुजरात नहीं, महाराष्ट्र राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर हैं। खड़गवासला में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ पे है, खड़गवासला में। अगला है भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा ताप विद्युत का उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना प्रतिशत है। तो लगभग जो है कि 4% है परमाणु शक्ति का। अगला है कि केंगा में क्या होता है। तो ये तो रिपीट क्वेश्चन है। केंगा में आपका नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है जो कर्नाटक में स्थित है। अगला है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा था। तो तारापुर महाराष्ट्र वाला था। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। अब आइए इसको एक बार मिला लीजिए आप सभी। देखिए कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात दिया हुआ है। तो कर्नाटक में कौन सा आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र है, केंगा है। तमिलनाडु में आपको बताए थे कि कुडनकुलम है। उत्तर प्रदेश में नरोरा है और गुजरात में काकरापार है। तो ये इससे पहले भी आपको बता चुके हैं। तो चलिए कुछ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको हम बताते हैं। आइए अब थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझा देते हैं जो कि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में देखने के लिए मिला था। एक लिखिएगा आप सभी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। पहला में लिखिएगा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है, ये पहले आप सभी समझ लीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण क्या क्या होता है ये देखिएगा आप सभी। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है, वो ऊर्जा जिसे हम सभी कह सकते हैं कि दोबारा उपयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा है। पवन ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा है, ये कभी खत्म नहीं होगा आपका। याद रखिएगा, इसको बार बार हम सभी यूज कर सकते हैं। क्या लगता है कि पवन यानी कि हवा कभी खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। सूर्य उगना बंद कर देगा, नहीं करेगा। याद रखिएगा आप सभी। उसी प्रकार से ज्वारीय ऊर्जा, जो ज्वार भाटा के कारण जो ऊर्जा उत्पादन होता है, जैसे कक्ष का खाड़ी जो देखते हैं आप सभी, वो सभी में ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा है जिसका हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, उसी को नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। डायरेक्ट इसका एग्जांपल याद रखें, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। क्लियर है। उसके बाद दूसरा समझिएगा आप सभी अनवीकरणीय ऊर्जा के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिला है, तो इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए ये भी। नवीकरणीय ऊर्जा लिखिएगा और इसका स्रोत सबसे पहले समझिए कि ये ऊर्जा क्या होता है। वो ऊर्जा जिसका प्रयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है, वो ऊर्जा का स्रोत जिसका प्रयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है, उसे हम सभी अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कोयला हो गया। कोयला ये आपका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। लकड़ी हो गया, ये आपका अनवीकरणीय है। उसके बाद पेट्रोलियम हो गया, ये आपका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। याद रखिएगा आप सभी, पेट्रोलियम हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए कोयला एक बार जला दीजिएगा, या कह सकते हैं कि जो आपके पास कोयला का संसाधन है आने वाला समय में तो ये खत्म हो जाएगा। बढ़ तो नहीं रहा है ना, नहीं बढ़ रहा है, यानी कि कम ही हो रहा है। और एक बार कोयला को जला देने के बाद उसका उपयोग फिर से नहीं होता है। लकड़ी का भी उपयोग फिर से नहीं है, उसके बाद पेट्रोलियम का भी उपयोग फिर से नहीं होता है। तो ये सभी आपका अनवीकरणीय है। तो नवीकरणीय में समझ गए कि जिसका हम उपयोग बार बार कर सकते हैं और ये कभी भविष्य में खत्म नहीं होगा। और अनवीकरणीय ऊर्जा जो भविष्य में खत्म हो जाएगा और उसका उपयोग हम बार बार नहीं कर सकते हैं, वह अनवीकरणीय है। इसके अलावा परंपरागत स्रोत के बारे में बता दिए, जो कि प्राचीन काल से ही जो है कि मानव के द्वारा उपयोग किया जा रहा था ऊर्जा का, वो आपका परंपरागत था। जैसे कि कह सकते हैं लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, गोबर, ये सभी क्या है, गोबर गैस, ये सभी आपका परंपरागत स्रोत की श्रेणी का ऊर्जा है। जबकि गैर परंपरागत स्रोत में क्या था, जो मानव आधुनिक रूप से जो है कि ऊर्जा उत्पादन करके अपना यूज कर रहा है। जैसे कि कह सकते हैं कि जो अभी बिजली का उत्पादन किया जाता है ताप के थ्रू, वो आपका आधुनिक तौर पर किया गया है। ये आपका गैर परंपरागत स्रोत का होगा। याद रखिएगा, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, तापीय ऊर्जा हो गया, ये सभी आपका
क्या है, गैर परंपरागत स्रोत है। बात समझ गए। तो यहीं पर आपका क्लासेस हम कंप्लीट करने वाले